नमस्कार मित्रों, मैं अनूप कुमार आज आपके इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में, जो कि एक मिशन को लेकर के समर्पित है, और वो मिशन है मिशन अनुच्छेद 44, एक राष्ट्र और एक सिविल कानून। ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, यह आयोजन राष्ट्रीय स्वराज्य परिषद के निर्देशन के समर्पण के कारण हो रहा है। मित्रों, जिस विषय पर मैं आज चर्चा करना प्रारंभ कर चाहता हूं, वह विषय है समान नागरिक संहिता, पक्ष और विपक्ष। मित्रों, भारतीय संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को लेकर के बहस हुई, चर्चा हुई और उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया। जो लोग संविधान से ताल्लुक रखते हैं या समाज जीवन में हैं, वह इस बात से भली भांति परिचित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में क्या महत्व है। मित्रों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत की संविधान सभा द्वारा लिया गया एक संकल्प है, रेजोल्यूशंस हैं या प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह संकल्प लिया कि भविष्य के भारत के निर्माण में यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लागू होंगे। तो राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में हमने समान नागरिक संहिता को स्वीकार किया, लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बावजूद आज आजादी के 70 सालों के बाद हम समान नागरिक संहिता को व्यवहारिकता की धरातल पर नहीं ला पाए। तो हम ये क्यों नहीं आया, यदि हम इस बात पर अपना ध्यान दें, तो मित्रों, जहां इसके पक्ष में एक बहुत बड़ा जनमत है, तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। और एक जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, उसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन, धारणा। भारत के समाज जीवन में ऐसी धारणा क्रिएट की गई, ऐसी धारणाओं को स्थापित किया गया, या उसे अगर हम आंग्ल भाषा में कहें तो कंस्ट्रक्टेड परसेप्शन को इवॉल्व किया गया कि ये समान नागरिक संहिता का विचार भारत में लागू करने के लिए व्यवहारिक रूप से उचित ही नहीं है। तो मित्रों, परसेप्शन, पक्ष और विपक्ष, ये तीन महत्वपूर्ण केंद्र हैं इस आज की हमारी चर्चा के। मित्रों, मैं अपनी बात कुछ आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे समान नागरिक संहिता का जो आइडिया है, जो विचार है, उस पर अपनी कुछ बात साझा करना चाहूंगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे मजहब के लोग हैं, और उन मजहब के लोगों के फैमिली अफेयर्स, पारिवारिक क्रियाकलापों को नियमित, निर्देशित और विनियमित करने के लिए डिफरेंट लॉज इस देश में लागू हैं। हिंदुओं के जो कानून हैं वो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होते हैं। उसके अलावा मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर जो पार्ट हैं वो एक अनकोडिफाइड लॉ से गवर्न होता है, और उसके बहुत ही छोटे पार्ट्स पर कोडिफिकेशन है। और इस क्रिश्चियनिटी के लिए भी हमारे यहाँ, चाहे इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजन हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजन हो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के प्रोविजन हो, वो भी लागू होते हैं। तो हर जाति मजहब के लिए अपने अपने पारिवारिक विधियों के संदर्भ में कानून हैं। तो मित्रों, समान नागरिक संहिता एक ऐसा संकल्प है जो देश में प्रचलित विभिन्न पारिवारिक विधियों के स्थान पर एक पारिवारिक विधि की वकालत करता है, और इस पारिवारिक विधि की व्यवस्था के अंतर्गत
विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, विरासत, वसीयत जैसे मुद्दे, संरक्षकता जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो इन सारे क्षेत्रों पर एक समान लॉ बनाया जाए, लागू किया जाए, ऐसा प्रयास इसके अंतर्गत करने की वकालत की गई है। लेकिन भारत के समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक धरातल में लागू करने में जो बाधाएं हैं, तो जो मित्रों पहला जो इसके विपक्ष में तर्क है या जो पहला परसेप्शन है बनाया गया जिस कारण से भारत में आज तक यह लागू नहीं हो पाया है, तो पहला परसेप्शन यह है कि यह जो समान नागरिक संहिता का विचार है, यह विचार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अगेंस्ट है। मतलब समान नागरिक संहिता वर्सेस राइट टू रिलीजन, अर्थात राइट टू रिलीजन और समान नागरिक संहिता के बीच में पारस्परिक रूप से द्वंद्व है, द्वंद्व, और इस द्वंद्व के कारण से समान नागरिक संहिता को व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तो मित्रों मैं स्पष्ट कर दूं कि राइट टू रिलीजन इज डिफरेंट थिंग एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिफरेंट थिंग। राइट टू रिलीजन क्या है मित्रों? राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 और 26 में एक फंडामेंटल राइट्स है जो भारत के सिटीजन्स को गारंटीड है, और यह व्यक्तियों के धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है, और 26 समुदाय की, कम्युनिटी के, रिलीजन के राइट की बात करता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि राइट टू रिलीजन का स्कोप क्या है और राइट टू रिलीजन है क्या? तो मित्रों यदि मैं बात करूं तो राइट टू रिलीजन में प्रोटेक्टेड क्या है? राइट टू रिलीजन में प्रोटेक्टेड है इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। आपका फेथ जो इसेंशियल है उस रिलीजन का, वो प्रोटेक्टेड है। आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, उत्तराधिकार में लैंगिक समानता कैसे होगी, ये दूसरा विषय है। तो राइट टू रिलीजन आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है, उसका अधिकारों और कर्तव्यों, संपत्ति के अंतरण या संपत्ति के उत्तराधिकार से कोई सरोकार नहीं है। तो राइट टू रिलीजन जो भारतीय संविधान में है, न तो वह एब्सोल्यूट है, वो नियंत्रित है, एक बात। दूसरी, वह धर्म के सारभूत तत्वों के विषय में आपको राइट टू रिलीजन है, दूसरी बात। और इसका आपके सारभूत अधिकारों और कर्तव्यों से कोई सरोकार नहीं है। ये जो धारणा है कि राइट टू रिलीजन के कारण यह नहीं आ सकता, यह संभव नहीं है, यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं प्रतीत होता है। तो राइट टू रिलीजन का एक डोमेन है, ये पहला परसेप्शन जो कि निहायत सतही है। और दूसरा जो एक परसेप्शन कह लीजिए, एक तर्क कह लीजिए, कुछ विचारकों का यह कहना है कि हम भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, और हम जब चर्चा करते हैं तो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। तो अभी तक भारतवर्ष में किसी एक रिलीजन के संदर्भ में ही कॉमन सिविल कोड नहीं बन पाए हैं, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे, सार्वभौमिक सिविल कोड कैसे बना सकते हैं? तो वो दो शब्दों की व्याख्या पर ध्यान देते हैं। एक तो है कॉमन सिविल कोड, दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हिंदुओं में क्या कोई एक कॉमन कोड है, यह एक विषय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स सारे मजहब को मिलाकर के एक सिविल कोड। तो जो फैजान मुस्तफा साहब जो नालसार के वाइस चांसलर हैं, जो इस पूरे आइडिया को उचित नहीं मानते हैं, उनका ये तर्क ये है कि जब तक हम कॉमन सिविल कोड किसी एक रिलीजन में नहीं ले आ पा रहे हैं, तब तक पूरे देश के लिए एक मॉडल को ला पाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इस नाते ये अभी इसे लागू नहीं कर सकते। ये दूसरा तर्क है मित्रों। जहां तक मित्रों हम बात करें कि क्या भारत की सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बाध्य है कि नहीं,
तो मित्रों, संविधान का एक सामान्य विद्यार्थी जानता है कि राज्य के नीति निषेध तत्व सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस संदर्भ में मित्रों, यदि हम बात करें तो अगर आप इस देश के संवैधानिक विधि की प्रैक्टिस को देखें तो संवैधानिक विधि की जो प्रैक्टिस बताती है कि भारत के संविधान में जो भी निदेशक तत्व स्वीकार किए गए थे, उन सारे निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने का, लागू करने का प्रयास इस देश में हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो 39 के प्रावधान को ग्राउंड पर लाने के लिए जमींदारी अबॉलिशन एक्ट लाया गया, 39A के प्रोविजन को लागू करने के लिए लीगल एड के प्रावधान बने, 40 को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रामीण पंचायती राज बना, और 42-43 के लिए लेबर लॉज में रिफॉर्म किए गए, 45 को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने शिक्षा के अधिकार को एक्सेप्ट किया, उसके लिए लेजिस्लेशन बनाया। तो फिर आर्टिकल 44 से यह दूरी हमने क्यों बनाई, उसको लेकर के हम उतने असहज क्यों हो जाते हैं? तो असहज हम अपनी धारणाओं, अपनी व्याख्याओं के कारण हो जाते हैं और कुछ अमूर्त शंकाओं के कारण से हम असहज हो जाते हैं, जिसकी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों इस पर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? तो इस विषय को भी हमें समझना पड़ेगा। मित्रों, जो एक तर्क है, एक और धारणा है, या विपक्ष में जो एक और बात है कि भारत में मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद है, बहुभाषीय लोग हैं, और यहां की बहुलता के कारण से हम समान नागरिक संहिता के आइडिया को प्रैक्टिकल में लागू नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवहारिकता को हम अगर एग्जामिन करने का प्रयास करें, जांचने का प्रयास करें, तो आपको हिंदुओं पर लागू सिविल कानून की पृष्ठभूमि, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर ध्यान देना पड़ेगा। मित्रों, यह तर्क की बहुलता समान नागरिक संहिता को लागू कर पाने के मार्ग में बाधा है, यह समीचीन इस कारण से नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में 85 करोड़ से अधिक हिंदू आबादी थी, या ऐसी आबादी जिसके ऊपर हिंदू लॉ के कोडिफाइड प्रोविजंस लागू होते हैं, वो लागू हो रहे हैं। और विद्वान ये मानते हैं कि हिंदुओं पर आज के समय में हम लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू किया हुआ है, या कॉमन सिविल लॉ लागू किया हुआ है। कैसे? मित्रों, हिंदू अगर पारिवारिक विधि का आप अध्ययन करें तो हिंदू पारिवारिक विधि की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है मिताक्षरा की, दूसरी दाय भाग की। मिताक्षरा की जो ब्रांच है उसकी 5 सब ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच है उसकी बनारस शाखा, मिथिला शाखा, द्रविड़ शाखा, महाराष्ट्र शाखा और पंजाब शाखा। और जो लोग हिंदू विधि के परिदृश्य से परिचित हैं मित्रों, या हिंदू विधि के स्रोतों को जानते हैं, वो इस बात से वाकिफ रखते होंगे कि शास्त्रिक हिंदू विधि बहुत सारे ग्रंथों पर आधारित थी। मिताक्षरा, दाय भाग, दत्तक मीमांसा, वीर मित्रोदय, दत्तक चंद्रिका, ये तमाम ग्रंथ थे जो स्मृतिकारों ने, टीकाकारों ने, निबंधकारों ने लिखे थे। और प्रत्येक स्कूल और उसके सब स्कूल्स में इन ग्रंथों के आधार पर वहां की लीगल प्रैक्टिसेस चलती थी। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में मोटे तौर पर आजादी के पहले हिंदुओं के संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग कानून थे, अलग अलग लीगल ग्रंथ थे जो डिफरेंट थे। लेकिन आजादी के समय जब हिंदू कोड बिल की बात आई और हमने हिंदू कोड बिल के आइडिया को डिफरेंट लेजिस्लेशन के फॉर्म में आज एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में भले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, इन सारे
समुदाय के लोगों के लिए हमने हिंदू मैरिज एक्ट लगा दिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट उत्तराधिकार के लिए लगा दिया, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हमने दत्तक के संदर्भ में भी प्रावधान बनाए हैं। तो मित्रों, जब हमने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के उत्तराधिकार और संरक्षकता, वसीयत के संदर्भ में एक समान विधि को निरूपित कर लिया है और निरूपित करने के बाद उसको क्रियान्वित कर लिया है, तो जब 85 करोड़ लोग या इस देश के 85 करोड़ नागरिक यदि एक विधि से गवर्न हो सकते हैं, तो बाकी बचे 25-30 करोड़ लोग ऐसा नियंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर सकते या लागू क्यों नहीं किया जा सकता है। तो ये परसेप्शन की मल्टी कल्चरल फैक्टर की वजह से, भाषाएं अलग होने की वजह से, संस्कृति अलग होने की वजह से ये चीजें व्यवहारिक रूप से अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके इस तर्क को काटने के संदर्भ में जो मेरा आर्गुमेंट है कि हिंदुओं के पारिवारिक विधि का जो क्रियान्वयन पिछले 60 सालों में, 65 सालों में हुआ है, यदि उसका आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो यह बताता है कि कैसे हमने समान विधि को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के संदर्भ में लागू किया है। हम और इसको हम इस आधार पर हम भविष्य में इसे लागू कर सकते हैं। एक विषय यह है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, इन तर्कों के बाद जो सर्वाधिक मसला उलझाने वाली बात क्या है, जो पूरा मामला उलझता है, चाहे वो किसी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे किसी समुदाय के लोग हैं, जो मुद्दा उलझ रहा है वो मुद्दा इस बात को लेकर के है कि लोगों की भावनाएं, लोगों के रिचुअल्स, लोगों की ट्रेडिशंस और लोगों की परंपराएं, हम किस मॉडल को एक नेशनल मॉडल के रूप में स्वीकार करेंगे या कौन सा मॉडल नेशनल मॉडल के रूप में, ड्राफ्ट रूप में रखा जाएगा। अगर ये बिंदु हम लोग सबसे अधिक यही चुनौतीपूर्ण बात है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या अब निकाह खत्म हो जाएगा, क्या सप्तपदी खत्म हो जाएगी, ये प्रश्न है। क्या लोग अपने संस्कारों और रीति रिवाजों से दूर हट जाएंगे, तो ये प्रश्न है। मित्रों देखिए, तमाम तर्क और पक्ष प्रतिपक्ष के बावजूद जो मेरा मान्यता है कि जब हम सिविल अधिकारों की बात करते हैं या सिविल कानूनों की बात करते हैं, तो हमें राइट्स और ड्यूटी के विषय को बहुत ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से समझ लेना चाहिए। अनुष्ठान का विषय कुछ दूसरा हो सकता है और राइट्स और ड्यूटीज के विषय कुछ दूसरे हो सकते हैं। मित्रों, क्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को कैसे अंतरित होगी, कैसे अंतरित होगी, राइट टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे होगी, उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि फैमिली लॉ में स्पेसिफिक नाम है इनहेरिटेंस का। तो लीगल टर्म भले ही इनहेरिटेंस है, लेकिन जो एक्चुअल टर्म है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन थ्रू इनहेरिटेंस। तो एक संपत्ति है, जैसे सपोज करिए कि एक मेरी यह पेन है, यह पेन कैसे दूसरे को इनहेरिट होगी, यह धार्मिक भावना का विषय है, यह धार्मिक भावना का विषय है। संपत्ति का अंतरण होना यह अधिकार और कर्तव्यों का विषय है। लेकिन हम लोगों ने ऐसी चर्चाओं को बढ़ाया, ऐसे परसेप्शन क्रिएट किए कि यह धर्म का विषय है। एक विषय। दूसरा मित्रों यह है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स,
किस ग्राउंड्स पर डिवोर्स कोई व्यक्ति दे सकता है। जैसे अगर हिंदू लॉ की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए ग्राउंड्स हैं, फीमेल को कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं, और पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति है, तो ठीक है। और जो डिवोर्स होगा वो थ्रू कोर्ट होगा, डिवोर्स जो होगा वो थ्रू कोर्ट होगा। कोई ओरल एविडेंस, कोई एग्रीमेंट के आधार पर डिवोर्स, ऐसा कोई रूल प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो चाहे फेमिनिस्ट माइंडसेट के लोगों, चाहे सोशलिस्ट माइंडसेट के लोगों, वो कहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति दयनीय है, इस नाते स्त्रियों के अधिकार की सुरक्षा की आवश्यकता है, लिहाजा कोर्ट डिवोर्स दे और मेंटेनेंस दे, और मेंटेनेंस पर बहुत सारे विधिशास्त्र डेवलप किए गए। तो क्या डिवोर्स के जो ग्राउंड्स हिंदू मैरिज में एक्ट में दिए गए, आप ब्रिटिश लॉ का भी अगर आप स्टडी करें तो वही ग्राउंड्स हूबहू हैं जो ग्राउंड्स ब्रिटिश लॉ में भी प्रचलित हैं। तो क्या हम कुछ ग्राउंड्स को यूनिवर्सल रूप से तय करके हर वर्ग और संप्रदाय के लिए लागू नहीं कर सकते हैं? कि क्या आवश्यक है कि नहीं हम उनको ये ग्राउंड देंगे, हम उस ग्राउंड को देंगे? तो डिवोर्स का ग्राउंड तय करना ये धार्मिक विश्वास का विषय है या सांस्कृतिक बहुलता का विषय है, इस पर ध्यान से समझने की आवश्यकता है मित्रों। और मित्रों बहुत स्पष्ट बात है, अगर भारत के स्वतंत्र भारत के संवैधानिक और विधिक इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो आपने देखा है कि भारतवर्ष में जो भी कस्टम्स थे, उन कस्टम्स को, ऐसे कस्टम जो कि मोरालिटी और जस्टिस के अगेंस्ट थे, उस कस्टम को हमने लॉ के द्वारा न प्रोहिबिट किया है और उसके साथ ही साथ उसे क्रिमिनल घोषित किया और पनिशेबल बनाया है। प्रोहिबिशन एंड पनिशेबल, तो प्रोहिबिट हुए हैं और पनिशेबल हुए हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसी प्रथाएं जो हिंदुओं में प्रचलित थी। हमारे यहाँ बहु विवाह की प्रथा थी, लेकिन आज वो तो क्रिमिनल है, बहु विवाह की प्रथा हिंदुओं में क्रिमिनल है। विधवाओं के विवाह की अनुमति नहीं थी, वो हमने खत्म कर दिया है। बच्चियों को संपत्ति में इक्वल स्टेटस नहीं था, तो हमने 2005 में संशोधन किए और फिर 2020 के अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट उसका और उदार निर्वचन करते हुए रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से अधिकार देने की बात करता है। तो अगर डॉटर्स राइट्स की बात है तो आप उसमें फिर तर्क का सहारा लेंगे। तो तर्क यही एक जो सर्वाधिक जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है वो एरिया यही है मित्रों, कि हम कुरीतियों के विषय को, हम राइट्स और ड्यूटीज के विषय को, सेकुलर लॉज के विषय को हम लोग भावना से जोड़ देते हैं, धर्म से नहीं, सीधे भावना से जोड़ देते हैं, और उसमें किसी भी रिफॉर्म को धर्म पर आघात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह जो विचार है, यह विचार कंडेम करने लायक है, और अगर इस विचार का हम समर्थन करेंगे तो हम इस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विचार है। फैजान मुस्तफा साहब जब बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए, तो उनका एक तर्क रहता है कि चूंकि अभी भी हिंदुओं पर कस्टम लागू होता है और हिंदू कस्टम से गवर्न होते हैं, इस नाते मुस्लिमों को उनके कस्टम से हम क्यों दूर रखें, या किसी वर्ग को अपने कस्टम से दूर क्यों रखें। तो मित्रों मेरा यह मानना है कि कस्टम्स लागू हैं, लेकिन कस्टम एक अपने सीमा क्षेत्र में लागू है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 स्पष्ट करती है कस्टम क्या है और कस्टम कब एक्सेप्टेबल है। उसके लिए वह लोकनीति, नैतिकता और न्याय की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत होगा तो ही वो एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये बात ठीक हो, तो कस्टम को आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन कस्टम की एक लिमिटेशन को मानिए। प्रतिगामी कस्टम को स्वीकार करने की अनुमति कोई समाज नहीं दे सकता है। अब मित्रों जहां तक बात करें हम, आप तो भारत की लॉ कमीशन को भारत सरकार ने कहा कि इस पर आप चर्चा करिए और देखिए कि क्या यह संभव है कि भारत में लागू हो सकता है।
तो मित्रों, लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनार जारी किया। उस क्वेश्चनार को लेकर के लोगों को समस्याएं थी, और अगर लॉ कमीशन की जो कंसल्टेशन पेपर है, वो रिपोर्ट तो नहीं है, कंसल्टेशन पेपर है, उसकी आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि लॉ कमीशन ने डिफरेंट फैमिली लॉज में जो कमियां थी उसे आइडेंटिफाई किया है, कमियों को आइडेंटिफाई किया है, और उस कमियों को आइडेंटिफाई करने पर यह निवेदन किया है कि इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरीके को या यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा ये कमियां दूर की जाए, इससे वो सहमत नहीं दिखे। ये सहमत मित्रों, अगर आप 70 सालों से किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो उस विषय को सुलझाने के लिए, उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं इसको भविष्य पर फिर टाला जाए, भविष्य पर फिर टाला जाए। तो किसी कानून को दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू किया जा सकता है। हाँ, चर्चाएं होनी चाहिए, विमर्श होना चाहिए। जब आप इस बात पर सहमत हैं कि फैमिली लॉज में डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट के कारण से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, डिफेक्ट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फैमिली लॉ जस्ट नहीं है, इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। जब आप मूल बात पर सहमत हैं तो समस्या के जड़ की बुराइयों को दूर करने पर क्यों सहमत नहीं हो रहे हैं? उसे आप आस्था और विश्वास से जोड़कर क्यों देखना चाहते हैं? तो इस बात को समझने की जरूरत है, और जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तो बात उचित नहीं बढ़ेगी। तो इस परसेप्शन पर भी काम करने की जरूरत है। तो मित्रों, जो मेरा प्रतिवेदन है कि समाज में जो धारणाएं खड़ी की गई या खड़ी की जा रही हैं, मित्रों, समाज जीवन में धारणा का बहुत महत्व है। अगर धारणाएं गलत खड़ी कर दी गई तो समाज वैसे ही बन जाता है। अभी कुछ दिन बहुत सारी धारणाएं थी। जम्मू कश्मीर में धारणा थी कि 370 खत्म ही नहीं हो सकती है, ये खत्म नहीं हो सकती, बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। और इस धारणा के कारण से संविधान में लिखा गया था कि टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी प्रोविजंस, वो 70 साल तक चल गया। तो धारणा जो गलत तरीके से क्रिएट की गई है, उस धारणाओं को भंजित और खंडित करने की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो पहली धारणा जिसे भंजित करने की आवश्यकता है, खंडित करने की आवश्यकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का धार्मिक स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं है। राइट टू रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट देन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर समान नागरिक संहिता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सही बात है। इसको मिसकॉन्सेप्ट बना करके इसको प्रिज्यूम कराना गलत बात है। एक बात, धार्मिक स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत सीमित है। दूसरा बात कि बहुलता है, इस नाते यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो सकता है, यह भी तर्क उचित नहीं है। क्योंकि 65 साल से हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉज अप्लाई हैं, हिंदू समाज बहुलतावादी है, उसके बावजूद भी हम हिंदू मैरिज एक्ट या सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, सब प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। बहुलता सब्सटेंटिव अधिकार को कहीं से भारतवर्ष से प्रभावित नहीं कर रही है। तो बहुलता का आड़ लेकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय को और आगे बढ़ाना उचित नहीं है। मित्रों, बहुत मुझे आश्चर्य होता है कि लोग ये कह रहे हैं कि भविष्य में संस्कृतियां लुप्त हो जाएंगी, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट का एरा है और मल्टी ग्लोबलाइजेशन के एरा में संस्कृतियां लुप्त हो जाएंगी। तो संस्कृतियों को लुप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप संस्कृतियों को सुरक्षित करिए। मैं मित्रों एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा भारतीय समाज की विशेषता को लेकर के। आपने कुंभ मेला देखा है। कुंभ मेला में चाहे मौनी अमावस्या का स्नान हो, चाहे जब भी हो, वहां पर कई करोड़ लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष में। उनके स्नान, पूजा पद्धति, उनके रिचुअल्स अलग अलग हैं।
लेकिन पूरे कुंभ मेला में सारे लोग आते हैं, कई करोड़, 4-5 करोड़, 5 करोड़ मौनी अमावस्या में इलाहाबाद में तो 5 करोड़ लोग के आसपास संख्या रहती है। 5 करोड़ लोग आते हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। तो उससे कौन सा इस देश, वहां पर एकता नहीं है, वो मूल बिंदुओं पर सहमत नहीं है। तो मित्रों, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बहुलता का तर्क लेकर के हम इस विषय को आगे न बढ़ाएं और इस विषय को समय समाप्त करने का प्रयास करें। बहुलता है इस नाते लागू नहीं होगा, यह तर्क उचित नहीं है। मित्रों, जो आखिरी विषय में चर्चा करना चाहूंगा वो आखिरी विषय यह है कि कैसे हम ड्राफ्ट करें यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और ड्राफ्टिंग में किन सिद्धांतों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसे लागू करने के लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही सद्विचार के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, देश के बहुत सारे, अगर आप बात करें विश्व के बहुत सारे देशों में, मैक्सिमम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और अनूप बर्नवाल जी की ये पुस्तक हमने देखी पढ़ी और उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च किया है। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि इस विषय को एक मिशन बना करके उस पर निरंतर चर्चा करना और उस पर शोध करना और विभिन्न समुचित मॉडल पर अपनी बातों को रखना, ये वाकई यह एक समर्पित राष्ट्रभक्त की निशानी है। उनके लिए बहुत साधुवाद का पात्र है। लेकिन जो मेरा विषय है कि कैसे, किस मॉडल पर ड्राफ्ट रखें, मित्रों, जो मेरा आग्रह यह है कि अधिकार और कर्तव्यों के विषय को अनुष्ठान और पूजा पद्धति के विषय से अलग करके सोचना पड़ेगा। ये दोनों अलग करके सोचना पड़ेगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे बात करें तो सप्तपदी अनिवार्य नहीं है, सप्तपदी अनिवार्य नहीं है। विवाह दोनों पक्षकारों में से किसी एक के धार्मिक पद्धति के अनुसार से होगा। यदि उनमें सप्तपदी है तब सप्तपदी से होगा। तो सप्तपदी इज नॉट मैंडेटरी पर से, मतलब तो ठीक है, विवाह होगा। देखिए, विवाह किस पद्धति से आयोजित होगा यह एक विषय है। यह निकाह से भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, और आनंद कारज मैरिज भी हो सकता है। लेकिन विवाह होने के बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ क्यों नहीं हो सकता, क्यों कॉमन नहीं हो सकता? मैं तो यह कहता हूं कि आप पूरे वर्ल्ड की प्रैक्टिस से या देश की प्रैक्टिस से ट्रेस करिए कि कौन सा बेस्ट ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड है और बेस्ट ड्यूटी ऑफ वाइफ है, उसको लागू करिए। तो आप अगर आप बार बार ये कहेंगे किस पद्धति से विवाह होगा, किस पद्धति से विवाह होगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में, जैसे मित्रों अगर आप देखें तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि ड्यू फॉर्म और ड्यू प्रोसेस, पहले था कि विवाह किस पद्धति से होगा, उसकी प्रक्रिया लीगल होनी चाहिए और उसका सब्सटेंस भी ठीक होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से देखेगा कि मैरिज हुआ है कि नहीं हुआ है। पद्धति सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैरिज हो गया है तो अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? क्या कोई एक व्यक्ति, अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करें बहुविवाह, तो क्या बहुविवाह ये होना चाहिए देश में कि नहीं होना चाहिए? अरे अब सभ्यता के इस क्रम में और इस्लामिक विधि में भी ये कहा गया है कि अगर आप एक से अधिक स्त्रियों से समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो विवाह मत करिए। कुरान कहती है, कुरान की बाध्यता है। और तो ऐसे में कौन सा जाए, तो बहुविवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको राष्ट्रीय स्तर पर तय करने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर किसी व्यक्ति का देह त्याग होता है तो उसके इनहेरिटेंस में पुत्र का हिस्सा, पुत्री का हिस्सा, माता का हिस्सा, पिता का हिस्सा कैसे हुआ, क्या इस पर यूनिफॉर्म नहीं हम बना सकते हैं रूल्स? तो इस बना सकते हैं। तो ये समझना चाहिए। तो जब हम जो सिविल लॉ के विषय हैं, जो राइट्स और ड्यूटीज के विषय हैं, उन राइट्स और ड्यूटीज के विषय को हम अगर नहीं समझेंगे, नहीं उस पर अपना ध्यान देंगे, तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी। और
मित्रों मेरा यह कहना है कि समय बढ़ाने से समस्याएं स्वतः सॉल्व नहीं होती हैं, समस्याएं विकराल रूप लेती हैं। इसका उदाहरण जम्मू कश्मीर सहित देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ टाइम यह कोई विकल्प नहीं है। आप कैसे राइट्स और ड्यूटीज के विषय को भारतवर्ष में लागू कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। किसी की धार्मिक मान्यताओं पर ठेस पहुंचाना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस पर दो चरण हो सकते हैं। एक चरण हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंटिव इश्यूज इन्वॉल्व इन यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सब्सटेंटिव विषय को आइडेंटिफाई करके उसे फर्स्ट स्टेज में लागू किया जाए, और जिस प्रकार से कस्टम्स हिंदू लॉ में आज लागू हैं वैसे कस्टम्स को कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में लागू करने का प्रयास या सस्टेन रखा जा सकता है, लेकिन कस्टम वही जो कि संविधान की मूल मान्यता के अनुरूप होंगे या जो उस कोडिफाइड लॉ के मूल मान्यता के अनुरूप होंगे। उस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर भविष्य में हम यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। लेकिन राइट्स और ड्यूटीज के विषय को भावना, अनुष्ठान और कर्मकांड से जोड़ करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे आइडिया को खंडित और भंजित धारणाओं के आधार पर रोकना यह राष्ट्रहित के अगेंस्ट है। क्योंकि जब भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि क्यों उपयोगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपरिहार्यता और आवश्यकता है। इसको ध्यान देने की जरूरत है मित्रों। ये मेरे कुछ विचार थे। आप लोग निरंतर चर्चाएं कर रहे हैं, सारे विचारों पर आपने चर्चाएं की हैं, भिन्न भिन्न विचार हम भी सुनते हैं आपके विचार। तो अब कोई नई बात क्या की जाए, जो मेरे मन के भाव थे मैंने रखा, और मैं जो मूल तर्क लेता हूं कि अनुष्ठान और कर्मकांड को राइट्स और ड्यूटी से अलग किया जाए, परसेप्शंस और धारणाओं को खंडित किया जाए, और अच्छे भारत के निर्माण के लिए जो बेस्ट लॉज हो सकते हैं, बेस्ट लॉज फॉर डॉटर, बेस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर वाइफ, बेस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फॉर माइनर्स, इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और इसको अप्लाई करिए। ये हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं, आखिर हमने सती प्रथा खत्म नहीं किया है, बाल विवाह खत्म नहीं किया। आज क्या है, चाइल्ड मैरिज में 2006 के बाद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट में यह यूनिवर्सल लॉ बना दिया, हमने नहीं रोक दिया है। अब अगर इस्लामिक विधि में बात करें तो वहां पर तो यौनावस्था का विकल्प और स्त्रियों की कम आयु में विवाह का प्रावधान था, तो वो सब तो नहीं चल रहा है। तो ये हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने जो मिशन उठाया है कि अनुच्छेद 44, एक राष्ट्र और एक सिविल कानून, उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके इस यज्ञ में मेरी भी कुछ आहुतियां हैं। मैं सदिच्छा करता हूं कि हम लोग जल्दी इस मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे और यह देश अधिकारों और कर्तव्यों के विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हम बहुत सारे संवैधानिक और विधिक मसले को बहुत गति के साथ सुलझा रहे हैं, तो यह 70 वर्षों से लंबित मामला भी जल्दी सुलझ जाएगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वराज्य परिषद का विशेष धन्यवाद, जो कि एक राष्ट्रीय विषय को मिशन के रूप में चर्चा का केंद्र बना रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।